आज का टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसके बारे में बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। तो को मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, और लिगेटिव का मतलब होता है टू बाइंड, मतलब एक साथ बाइंड करने की प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज को, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को एक साथ बाइंड करके एक्सप्लेन करना है। तो बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसके बातें कुछ मतलब जनरल बातें हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। जैसे कि अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करती है। तो नंबर वन बात करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के रिलेटिव नंबर पर रिलेटिव मतलब डिपेंड करती है। रिलेटिव नंबर ऑफ solute particles present in a solution। सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी डिपेंडेंसी क्या है, ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो तीसरी डिपेंडेंसी है वो क्या है, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सॉल्वेंट के नेचर पर नहीं डिपेंड करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो अब आगे बात करते हैं। तो हम बात कर चुके थे कि जो जैसे कि एक सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और जिसको हमने ए मान लिया, मतलब ए क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। और जो दूसरा क्या था सोल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या, उसको मान लिया बी। तो बी क्या है, सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल है, और ए क्या है, सॉल्वेंट है, वो वोलेटाइल है। तो हम बात कर चुके थे पहले कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं। पर नंबर वन बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब शॉर्ट में इसको RLVP कहा था। तो अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात की थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट। P नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और PS क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इक्वल टू, इसको क्या लिखा था, ये क्या किसके बराबर था, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब B के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स क्या है, NB, मतलब सॉल्यूट B है, तो मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो इसको हम ये भी लिख सकते थे। तो ये तो थी मतलब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ की बात। ये रिलेशन कैसे आया था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और ये किसके लिए वैलिड है, सोल्यूशन कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो। जब सोल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है तो उसके लिए ये बात सही है। तो ये किसके लिए है, फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, फॉर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो। मतलब कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की कैसे डिसाइड होती है, अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है मतलब सॉल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब सोल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है। और अगर सॉल्यूट लेस है मतलब कम सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। तो सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब सॉल्यूट के मोल्स ज़्यादा होंगे, मोल्स ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये तो वैलिडिटी, ये फॉर्मूला किस पर लगा सकते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन की, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, सोल्यूशन डाइल्यूट होगा मतलब कैसे होंगे, सोल्यूट का कितना मतलब कम होगा, सोल्यूट का अमाउंट कम होगा। का मतलब क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
अब सल्यूट का अमाउंट लेस होगा, मतलब सल्यूट के मोल्स भी कम होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जब सल्यूट के मोल्स कम होंगे तो सल्यूट मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सल्यूट मच मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सल्यूट। तो हम ये लिख सकते हैं Na मतलब सॉल्वेंट के मोल बहुत ज़्यादा है सल्यूट के मोल के कंपैरिजन में। तो सॉल्वेंट के मोल सल्यूट के मोल्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ मतलब सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सल्यूट के मोल्स मतलब बी के मोल्स अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं बहुत कम है, क्योंकि सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा हैं, सल्यूट के मोल्स कैसे हैं, बहुत कम है, मतलब एक नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सल्यूट अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस क्या था, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पी नॉट माइनस पी एस को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन प्रेशर, और डिवाइडेड बाई पी नॉट। और जो हमने अभी लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो हम जो फॉर्मूला मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई क्या था, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन अब सॉल्यूट के मोल्स बहुत सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो Na प्लस Nb को क्या मान लिया, Na के बराबर, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, जब सोल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। और डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब जहां पर सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम दिए हों सॉल्वेंट के मोल्स के कंपैरिजन में। अब आगे बात करते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि हमने अभी लिखा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या मानते हैं कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का, उसको कहते हैं ये कांस्टेंट है, मतलब इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी ये है मिनट, ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सॉल्वेंट के मोल्स, और यहाँ पर भी सॉल्वेंट के ही मोल हैं। तो Na ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करते हैं आगे की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ELBP, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीवी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ऐसा वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कह दिया जाता है। और जब बॉइलिंग मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसे वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को हम कह देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, नॉर्मल। व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर कैसा हो 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर 1 atm, then boiling point is known as normal boiling point।
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह दिया जाता है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ की। ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, और वाई एक्सिस में टेम्परेचर। तो हम मानते हैं कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, ये है पी नॉट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, नहीं सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट, और एक पॉइंट ये है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा प्योर होता है और सोल्यूशन में कैसा क्या आ जाता है, सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो जिससे क्या होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या था, पी एस, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और हमने क्या मान लिया, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इसको ये कितना है, 1 atm। और अगर हम सॉल्वेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉल्वेंट का क्या वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये का इतना हो गया 1 atm के बराबर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। एक मिनट। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, कुछ ग्राफ इस तरीके से निकल जाएगा। ये ग्राफ गया। अगर हम सोल्यूशन का ग्राफ, ये किसका है, सॉल्वेंट का ग्राफ। और अगर हम सोल्यूशन के ग्राफ की बात करते हैं, तो सोल्यूशन का भी दोनों का टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये सोल्यूशन का प्रेशर है, तो सोल्यूशन का भी ग्राफ कैसे जाएगा, इसी तरीके से ही ऐसे जाएगा। तो ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। तो दोनों का जो प्रेशर है वो किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm के बराबर हो गया। और अगर हम बात करते हैं पी नॉट और माइनस पी एस का डिफरेंस क्या था, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। और इस ग्राफ यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये मतलब वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो कहाँ पर पहुंच गया, सॉल्वेंट के बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया। जब बराबर हो गया मतलब ये जो क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और इसको हमने मान लिया कि टीवी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये अगर इसको हम एक्स एक्सिस से मिलाते हैं, तो ये देखो क्या आ गया, इसको मान लिया टीवी, और ये क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टीवी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, टीवी नॉट और टीवी का डिफरेंस होता है डेल्टा टीवी। तो अब हम रिलेशन की बात करते हैं। तो जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कितना एलिवेशन, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ। एलिवेशन इन वेपर प्रेशर क्या था, जिस डेल्टा टीवी को क्या लिखेंगे, मतलब डिफरेंस, टीवी माइनस टीवी नॉट का डिफरेंस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो आ गया रिलेशन किसके बीच में, डेल्टा टीवी की वैल्यू ऐसे
मतलब टी वी नॉट, टी वी माइनस टी वी नॉट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब फॉर्मूले की बात करते हैं, डेल्टा टी वी क्या होता है, डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम, एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, के वी और मोलैलिटी को क्या लिखा जा सकता है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और सॉल्यूट के मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम लिख सकते हैं इसको मास ऑफ सॉल्यूट मतलब बी का वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास एम बी लिख दिया, और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ए का वेट ग्राम में, केजी में लिखना था तो हमने ग्राम में लिखा, क्योंकि सारे ए भी ग्राम में लिखेंगे, ए भी ग्राम, मोलर मास ग्राम पर मोल होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये अब ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो रिलेशन हो गया फॉर्मूले का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के वी डॉट एम, और के वी मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या सॉल्वेंट के मोल्स को क्या, सॉल्यूट के मोल्स को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब बात करते हैं ये के वी क्या है, एम क्या है, इनके सब के बारे में। तो एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, एम है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैलिटी। के वी की बात करते हैं तो के वी होता है मोलल कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, आर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और अगर हम मानते हैं कि इफ मोलैलिटी कितनी हो जाए 1, और जब मोलैलिटी 1 हो जाएगी, जब मोलैलिटी 1 हो जाएगी मतलब यहाँ पे 1 रखोगे तो डेल्टा टी वी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के वी मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। जब कब, जब मोलैलिटी 1 आ जाती है, तब मोलैलिटी जब 1 हो उसके केस में। अब इसको हम एक अगला फॉर्मूला है वो भी बात कर लेते हैं, नहीं अगला फॉर्मूला नहीं, आगे बात करते हैं, एक मिनट। तो 1 मोलल का मतलब होता है के वी क्या है, एलिवेशन, के वी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन। जब मोलैलिटी 1 हो जाती है तो डेल्टा टी वी के वी के बराबर हो जाता है, के वी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल सोल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के वी के बराबर आ जाता है। तो इसको मतलब क्या हो गया, अर्थात मतलब दैट इज 1 मोल, 1 मोलल का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी या फिर 1000 ग्राम, 1 केजी या फिर इसको हम 1000 ग्राम भी कह सकते हैं सॉल्वेंट। एक 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर हम केवी की यूनिट की बात करते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ केवी, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं अभी पढ़ा डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या है, के वी इंटू एम। तो हम क्या लिख सकते हैं, के वी इक्वल टू डेल्टा टी वी डिवाइडेड बाई एम, और डेल्टा टी वी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन, और एम क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी मोल पर केजी या मोलल, तो इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट क्या आ गई केवी की, एक तो हो जाएगी, ये पर केजी है, केजी ऊपर चला जाएगा मतलब केल्विन केजी पर मोल, एक तो यूनिट ये हो गई। और या फिर हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन पर मोलल स्मॉल एम, या फिर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, मतलब डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलल। तो ये सारी यूनिट हो गई केवी की, एलिवेशन कांस्टेंट की, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और केवी की बात करते हैं तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर। केवी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करते हैं केवी का फॉर्मूला की बात करते हैं, केवी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब केवी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो केवी के लिए फॉर्मूला होता है केवी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टी वी नॉट का स्क्वायर। टी वी नॉट क्या थी,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, या फिर दूसरा फॉर्मूला इसको क्या लिख सकते हैं, गैस कांस्टेंट मतलब R इंटू टी वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं जो ये इनकी सबकी वैल्यू है और ये कैसे आया इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो R है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, R हो गया गैस कांस्टेंट। इसके बाद M की बात करते हैं तो M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट का मोलर मास है, सोल्यूशन का नहीं है, तो सॉल्वेंट का मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और टीवी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद बात करते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के एक मोल में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पर मोल में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम बात करते हैं 1 मोल सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्वेंट, तो 1 मोल सॉल्वेंट का मतलब है m ग्राम, मतलब उसके मोल, उसका जो 1 मोल सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, उसके मोलर मास के बराबर हो जाएगा, मतलब m ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं, m ग्राम सॉल्वेंट। और m ग्राम का मतलब 1 मोल सॉल्वेंट, मतलब 1 मोल सॉल्वेंट में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब इतनी है, इसके बराबर, ठीक है। तो 1 मोल m ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमने मान लिया कि डेल्टा एच वेपराइजेशन है, तो फिर 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 ग्राम सॉल्वेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास, भाई m ग्राम के लिए इतना है तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इतना, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास। और इसी को कह दिया जाता है, ये क्या है, 1 ग्राम के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास, और अगर हम इनकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट डेल्टा एच वेपराइजेशन की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल, या फिर हम लिख सकते हैं, या दूसरी यूनिट क्या, किलो कैलोरी पर मोल, जूल या कैलोरी पर मोल। और अगर हम एल की बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये मोल में निकाल रहे हैं और ये किस में निकाल रहे हैं, पर ग्राम में, तो किलो जूल पर ग्राम हो जाएगी, या फिर किलो कैलोरी पर ग्राम। और m क्या होता है, मतलब m क्या है, मोलर मास, एक मतलब ग्राम पर मोल, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं दूसरी क्वांटिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिक्रीमेंट। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज हो, दोनों ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ जाएं। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the solid phase and liquid phase of a substance are in dynamic equilibrium, are in dynamic equilibrium,
मतलब दोनों किस केस कंडीशन पर आ जाएं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर विद ईच अदर। मतलब दैट इज टेम्परेचर एट विच वो टेम्परेचर जब क्या हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। तो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो एक किसके लिए वैलिड है, जब सॉलिड और लिक्विड कैसे हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाए और लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाए। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो यहाँ पर भी हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज क्या हो, दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर आ जाए। हमने मान लिया कि कोई वो पॉइंट ये है, यहाँ पर सॉलिड फेज और नहीं यहाँ पे नहीं, पॉइंट जैसे कि हमने मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पर है सॉल्वेंट और, एक मिनट, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई ये पॉइंट है जहाँ पर ये क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ये आ गया इधर, इसको एक्स एक्सिस से मिलाएंगे, ये कह दिया ये टी एफ नॉट सॉरी टी एफ क्या है, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और हमने ये पॉइंट मान लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लिया कि ये किसका, टी एफ नॉट, मतलब ये किसका है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लिया, सॉल्वेंट का। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं इस ग्राफ में, तो यहाँ पे जो सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, इसके बीच में सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड सॉल्वेंट। और इसके ऊपर टेम्परेचर पर, मतलब इसके ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ, मतलब सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, लिक्विड फेज में। तो अगर हम ऐसे कोई ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ए ऐसे ग्राफ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो सॉल्वेंट किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड में। और इसको ये क्या है, पी नॉट, मतलब पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अगर हम यहाँ से सोल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सोल्यूशन का ग्राफ क्या था, ऐसे जाएगा, सोल्यूशन का ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम था। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का ये ग्राफ आएगा। और अगर हम इस लाइन को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, ये मान लिया कोई टेम्परेचर टी है, टी टेम्परेचर पर ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता था, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो ये पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब पी ग्रेटर देन पी एस। तो ये ग्राफ किसका है, यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड सॉल्वेंट। इससे टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा तो सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, लिक्विड। और अगर इसकी बात करते हैं, ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए है, सोल्यूशन। तो पी नॉट माइनस पी एस का डिफरेंस क्या था, डेल्टा पी।
और इधर हम बात करते हैं टी एफ, और टी एफ नॉट का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी एफ। जैसे कि हमने टी वी और टी वी नॉट का डिफरेंस डेल्टा टी वी माना था, ऐसे ही ये टी वी एफ क्या है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो टी वी कह दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं आगे, इसमें जो एक फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DIFP, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं टी एफ नॉट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम ग्राफ से बात करते हैं तो फ्रॉम ग्राफ, तो ग्राफ से बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो भी क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी बढ़ती जाएगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू मोलैलिटी को वही, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास केजी में होता है, जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मतलब ये चला जाएगा ऊपर 1000। तो यहाँ पे ये किस में रखना है, ग्राम में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वांटिटी क्या क्या है इनकी बात करते हैं। तो डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है, ये तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ की बात करते हैं, के एफ क्या है, के एफ है मोलैलिटी, सॉरी के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वो क्या, अगर हम बात करें के वी क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और यह है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एम, स्मॉल एम क्या था, मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैलिटी। और कैपिटल एम मोलर मास तो है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एम क्या था, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, कैपिटल एम तो है ही नहीं यहाँ पे। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। और अगर हम मान लेते हैं कि सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो कितनी 1 मोलल हो जाए, इफ सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है एम की वैल्यू 1 दी है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ के बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि के एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, या 1 मोलर सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, के एफ के बराबर। तो अब हम बात करते हैं के एफ की, मतलब के एफ की यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट कैसे निकाल देंगे, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के वी एफ इंटू एम। तो इसको हम लिख सकते हैं के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई एम। तो डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब केल्विन, और मोलालिटी का फॉर्म क्या होता है, मोल पर केजी या फिर मोलल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल, या फिर केल्विन पर मोलल, मतलब स्मॉल एम मोलल। या फिर क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलल। तो यूनिट तो वही जो केवी की थी और वही के एफ की यूनिट होगी, और केवी की तरह ही जो के एफ है वो भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करेगा। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी किस पे, सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करता है। के एफ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट के नेचर पर ही, सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम KF की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, KF का फॉर्मूला की बात करते हैं तो KF का फॉर्मूला होता है वही वैसा ही होगा, KB जैसा ही सिमिलर, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का, वहाँ पे क्या था बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू TF नॉट का, वहाँ पे TB का स्क्वायर था, यहाँ पर TF नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और नीचे क्या हो जाएगा 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, वहाँ पे क्या था वेपराइजेशन और यहाँ पर है फ्यूजन। या फिर दूसरा क्या लिख फॉर्मूला था R इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा TF नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, और ये क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ पे क्या था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको एक दूसरे से ऐसे याद कर सकते हो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वैल्यू क्या क्या है इसके बारे में, तो R क्या है, R तो पता ही है क्या है गैस कांस्टेंट। और अगर हम बात करते हैं M क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास। और अगर हम बात करते हैं TF नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा H फ्यूजन, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मोल सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्वेंट का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और L फ्यूजन क्या है, L फ्यूजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 पर ग्राम मतलब 1 ग्राम का पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो हो गई इसके, तो 1 मोल का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा ए फ्यूजन, और 1 ग्राम अगर पर ग्राम की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा हम लिख सकते हैं कि डेल्टा H फ्यूजन इक्वल टू मोलर मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला जो दूसरा वाला फॉर्मूला आया था वो यहीं से आया था। अब बात कर लेते हैं नोट पॉइंट की। तो नोट पॉइंट में कुछ बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस की, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने में। और अगर हम बात करते हैं बैकबेंच थर्मामीटर की, तो बैकबेंच थर्मामीटर यूज होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। और कैम्फर होता है वो कैसा होता है बेस्ट सॉल्वेंट, कैम्फर होता है बेस्ट सॉल्वेंट किसी का भी, मतलब किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर हम नोट पॉइंट की बात करते हैं, नोट पॉइंट ये है, अगर हम पहला पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या है कि जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो किसमें यूज किया जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस is used in determining depression in freezing point, sorry depression नहीं, depression in boiling point, elevation in boiling point किसमें यूज किया जाता है, elevation in boiling point, elevation in boiling point। दूसरा पॉइंट ये है बैकमैन्स लॉ, बैकमैन्स थर्मामीटर, बैकमैन्स थर्मामीटर इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग, किसको डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैकमैन्स थर्मामीटर का। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसमें यूज होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट है जो कैम्फर की बात करते हैं, कैम्फर का यूज किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉरी सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करके। तो अगर हम बात करते हैं कैम्फर, कैम्फर इज यूज्ड इन, नहीं एक मिनट, कैम्फर इज बेस्ट सॉल्वेंट, मतलब
सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। कैम्फर इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन है? कैम्फर। यूजिंग डिप्रेशन एंड यूजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस में यूज किया जाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिकॉज हाई, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी के वैल्यू की हाई होती है, बिकॉज हाई के एफ वैल्यू, और इसकी के एफ वैल्यू कितनी होती है? 39.7 केल्विन पर मोलर। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें वाटर की फ्रीज के एफ की वैल्यू, तो फॉर H2O वाटर के लिए जो के एफ की वैल्यू होती है, के एफ कितना होता है? 1.86 केल्विन पर मोलर। और केवी की वैल्यू वाटर के लिए बात करते हैं तो 0.52 केल्विन पर मोलर। वैसे तो ये दोनों वैल्यू हैं, अगर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट और जो दोनों दी होंगी, लेकिन अगर नहीं भी दी हैं तो इसको याद कर सकते हैं। वाटर के लिए कितनी है? 1.86, और केवी की केएफ की वैल्यू और केवी की वैल्यू वाटर के लिए 0.52 केल्विन पर मोलर ये होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगले क्वेश्चन में इस टॉपिक से अगले लेक्चर में बात करेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन के बारे में।